शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 12। कथावाचक निधि सहगल। शाम होने में अब देर नहीं थी। उपेंद्र और सतीश पथुरिया घाट में एक तंग गली के मोड़ पर जा खड़े हुए। उपेंद्र ने कहा, मैं समझता हूं अवश्य यही गली है। सतीश ने संदेह प्रकट किया। इस गली में वह रह नहीं सकता, ये कदापि नहीं है। टूटी फूटी दीवार पर जो टीन खड़ा हुआ है, संभव है कि इसी पर किसी दिन गली का नाम लिखा हुआ था। वह पढ़ा नहीं जाता। सतीश बोला, अच्छी तरह जाने बिना जाया नहीं जा सकता। ये गली पाताल प्रवेश की सुरंग हो सकती है। उपेंद्र हंसते हुए बोले, तो तू पहरेदार बनकर रहे, मैं अंदर जाकर देख आता हूं। सतीश ने पहले बाधा देने की चेष्टा की। बात को उपेंद्र के पीछे चलते चलते बोला, उपेंद्र भैया, मेरी तरह डाकू आदमी भी इन सब जगहों में शाम के बाद आने का साहस नहीं करते। तुम्हारा साहस तो खूब है। उपेंद्र हंसकर बोले, बमबाजों का साहस भले आदमी के साहस से अधिक होता है। सतीश, दुष्कर्म करने को ही साहस नहीं कहते। सतीश उस बात का प्रतिवाद न करके अत्यंत सावधानी से रास्ता देख देख कर चलने लगा। पैरों के नीचे ही दुर्गंध कीचड़ से भरा हुआ खुला पनाला था। क्षीण दृष्टि वाले सतीश के उसमें गिर जाने की पूरी आशंका थी। एक जगह पर छोटी गली बहुत ही तंग और अंधेरी हो गई थी। सतीश ने पीछे से उपेंद्र के कुर्ते का खूंट खींचकर पकड़ लिया और कहा, उपेंद्र भैया, करते क्या हो? इसी रात को जान देना है क्या? उपेंद्र ने हंसकर कहा, इतनी देर में मुझे ठीक याद आ गया, और एक मकान के बाद ही 13 नंबर का मकान है। लगभग 8 साल पहले केवल एक दिन ही मैं यहाँ आया था, इसलिए पहले ना पहचान सका। अब पहचान गया, जरूर यही रास्ता है। सतीश ने विश्वास नहीं किया। कहा, रास्ता तो है जरूर, लेकिन तुम्हारे हमारे लिए नहीं। जिन लोगों के लिए विशेष रूप से इस पथ की सृष्टि है, उनमें से किसी के साथ शरीर छू गया तो इस रात को स्नान करके मरना पड़ेगा। इस वक्त चलो, लौट चलें। उपेंद्र जवाब न देकर सतीश का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले गए और कुछ दूर आगे जाकर एक मकान के सामने खड़े होकर बोले, तू सिगरेट पीता है? तेरी जेब में दिया सलाई होगी, एक बार जलाकर देख, ये कितने नंबर का मकान है? सतीश ने माचिस जलाकर अच्छी तरह मकान का नंबर जांचकर कहा, अच्छी तरह पढ़ा नहीं गया, किंतु चौखट के ऊपर खड़िया से 13 नंबर लिखा हुआ है। शायद तुम्हारी बात ही ठीक है, किंतु मैं पूछता हूँ, मकान नंबर 13 हो या 53, यहाँ तुमको जरूरत ही क्या हो सकती है? उपेंद्र उत्तर न देकर पुकारने लगे, हारान भैया, ए हारान भैया। ऊपर नीचे निकट दूरी पर सर्वत्र अंधेरा था, शब्द मात्र नहीं था। सतीश डर गया। उपेंद्र फिर पुकारने लगे। बहुत देर में ऊपर की खिड़की खुली और साथ ही स्त्री कंठ से आवाज आई, कौन है? उपेंद्र ने कहा, दरवाजा खोलने को कह दें, हारान भैया कहाँ है? आती हूँ, जरा ठहरिए। पल भर के बाद दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही क्षीण प्रकाश की रेखा रास्ते के ऊपर आ पड़ी। उपेंद्र दरवाजा ठेलकर चौखट पर खड़े होकर स्तंभित हो गए। वह स्त्री मिट्टी के तेल की डिबिया हाथ में लिए निकट ही खड़ी है। माथे पर थोड़े से आंचल के बीच से जूड़े का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसका एक भी केश स्थान भ्रष्ट नहीं हुआ है। स्वच्छ सुंदर मुंह पर दीप का प्रकाश पड़ जाने से दोनों भौहों के बीच एक बिंदी जगमगा उठी और जरा सी झुकी हुई दोनों आंखों में से जो विद्युत प्रभाव बह चला, चारों ओर के निविड़ अंधकार में उसकी अपूर्व ज्योति ने क्षण काल के लिए दोनों को ही विभ्रांत कर दिया। सतीश ने स्पष्ट देख लिया कि होठों पर हंसी की रेखा बाधा पाकर बार बार आकर लौट रही है। उसने उपेंद्र के शरीर को ठेल लिया। उपेंद्र चौंक पड़े, घबराहट के साथ बोले, कहाँ है हारान भैया? उस स्त्री ने कहा,
वह ऊपर ही हैं, पैदल चलने में असमर्थ हैं। माँ भी आज 7-8 दिनों से खाट पर पड़ी हुई हैं। घर में केवल मैं ही ठीक हूँ। आप उपेंद्र बाबू ही तो हैं। हम लोगों को आगामी कल आपके आने की आशा थी, इसलिए तैयार न थी। रसोई घर में रहने पर इस तरफ की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, बहुत पुकारना चिल्लाना पड़ता है। ऊपर आइए, यहाँ बड़ी सर्दी है। कहकर रास्ता दिखाकर ऊपर जाने की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। 2-3 कदम ऊपर चढ़कर मुंह घुमाकर हाथ की बत्ती को नीचे करके वो बोली, सावधानी से चढ़िएगा, सीढ़ियों की ईंटें बहुत सी खिसक गई हैं। इनकी ये आशंका निर्मूल नहीं है, ये बात सीढ़ी देखने के साथ ही वे जान गए, इसलिए बड़ी सावधानी से दोनों चढ़ने लगे। 2 मंजिला पक्का मकान था। पहले ऊपर के हिस्से में 5-6 कमरे थे, उनमें से 2-3 गिर गए थे। एक अगली वर्षा में गिरने को तैयार था। बाकी तीनों में से सामने वाले कमरे में तीनों ने प्रवेश किया। प्रवेश करने के साथ ही समझ में आ गया कि अत्यंत अनाधिकार प्रवेश हो गया है। चूहे उस कमरे में फटे पुराने तोशक तकियों से रुई निकालकर कमरे में सर्वत्र बिखेर कर इच्छा अनुसार विचरण कर रहे थे। असमय में प्रकाश हो जाने और जन समागम से वे दौड़ धूप मचाकर चिल्लाहट के साथ छिपने लगे। कमरे में सर्वत्र टूटी हुई मेज कुर्सियां, काठ के पिटारे, टूटे हुए टीन, खाली शीशी बोतल और अन्य कितनी ही पुराने जमाने की गृह सामग्री के टूटे अंश बिखरे हुए थे। उसमें एक किनारे पर चौकी पड़ी हुई थी। फटी गद्दी, फटी पोशाक, फटे तकिए वगैरह जमा करके जबरदस्ती एक तरफ ठेल कर रख छोड़े गए थे। उसके ही एक हिस्से में एक चटाई बिछी हुई थी। ये कमरा मेहमानों के लिए था। उस स्त्री ने फर्श पर चिराग रखकर कहा, जरा प्रतीक्षा करें, मैं खबर देती हूँ। ये कहकर वह ज्यों ही कमरे से बाहर गई, त्यों ही सतीश जूता पहने मेहमानों के उस आसन पर उछलकर खड़ा हो गया। उपेंद्र भय के साथ बोले, ये क्या किया? सतीश तड़प कर बोला, पहले प्राण रक्षा करूं, उसके बाद भद्रता की रक्षा होगी। देख नहीं रहे हैं, पैरों के पास उजाला देखकर कमरे के सब सांप बिच्छू दौड़े चले आ रहे हैं। सतीश ने जिस तरह भय दिखाया, उसके विचार तर्क का अवसर नहीं रहा। उपेंद्र भी उछलकर चढ़ गए। चौकी की उस तंग जगह में स्थानाभाव के कारण दोनों जब धक्कम धक्का कर रहे थे, तभी वह स्त्री लौट आई और किवाड़ के सामने खड़ी होकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इनके डर जाने की बात वह समझ गई थी। बोली, ये है मेरे ससुर की ढी, आप लोग इस तरह अपमान कर रहे हैं। उपेंद्र सकुचाकर तुरंत उतर पड़े और सतीश पर नाराज होकर बड़बड़ाने लगे, इसी ने भय दिखाया, ऐसे ही। सतीश उतरा नहीं। विनय दिखाकर बोला, भय क्या दिखाता हूँ उपेंद्र भैया, मेरी विद्या चाणक्य के श्लोकों से अधिक नहीं है। इतना जरूर सीख चुका हूँ कि आत्मरक्षा अति श्रेष्ठ धर्म है। उस स्त्री की ओर देखकर वो बोला, अच्छा आप ही बताइए तो, आत्मरक्षा के निमित्त थोड़ा सा निरापद स्थान खोज लेना क्या अन्याय है? आपके ससुर की ढी का अपमान करने का हमारा साहस नहीं है, बल्कि यथेष्ट सम्मान के साथ ही आपके आश्रित प्रजापुंज की राह छोड़कर इतनी थोड़ी सी जगह में हम लोग खड़े हैं। तीनों हंस पड़े। इस परिहास ने दरिद्र लक्ष्मी को कुंठित नहीं किया, बल्कि इसके अंदर जो सरलता और संवेदना छिपी थी, वह युवती अति सहज भाव से ही उसे समझ गई। इसका स्पष्ट प्रकाश उसके हास्य उज्जवल मुख पर देखकर उपेंद्र ने मन ही मन अत्यंत आराम अनुभव किया। उसके मुख की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोले, प्रजाजन आपके सामने कभी उसके ऊपर अत्याचार करने का साहस न करेंगे। अब वह आदमी नीचे उतर आ सकता है। जरूर, कहकर चिराग हाथ में उठाकर वधू सतीश की ओर देखकर मधुर हंसी हंसकर बोली, अब निर्भयता के साथ राज दर्शन के लिए चाहिए।
थोड़े से हास परिहास से अपरिचित होने की दूरी जैसे एकदम घट गई और तीनों प्रफुल्ल मुख से कमरे से बाहर चले आए। राजदर्शन इच्छु उपेंद्र और सतीश हंसी से भरे चेहरे से एक कमरे में घुसते ही अवाक होकर खड़े हो गए। क्रुद्ध गुरु जी का अचानक ही थप्पड़ खाकर हास्य निरत शिशु छात्र का मनोभाव जिस तरह बदल जाता है, इन दोनों आदमियों के मुंह की हंसी भी उसी तरह एक क्षण में गायब हो गई और चेहरे पर स्याही फैल गई। लांछित भाव दूर होते ही उपेंद्र ने बिछौने के पास जाकर पुकारा, हारान भैया। हारान निर्जीव की भांति पड़े हुए थे। वह धीरे से बोले, आओ भाई आओ, अब मैं उठ बैठ नहीं सकता, तुमको मैंने कष्ट दिया। इतना कहकर वे हाँफने लगे। उपेंद्र धप से बिछौने के एक तरफ बैठ गए। उनके दोनों नेत्र आंसू से भर गए और समूची छाती से पसली तक को हिलाकर एक अदस्य बाष्पोच्छ्वास उनके कंठ की अंतिम सीमा तक व्याप्त हो गया। बात कहने का उन्होंने साहस नहीं किया। दांतों पर दांत दबा खड़े होकर बैठे रहे। उधर सतीश एक बड़े काठ के संदूक पर सूखे चेहरे से बैठ गया। सैकड़ों जगह से कटी फटी खटिया के सिरहाने एक मिट्टी का चिराग टिमटिमा रहा था। अन्य कोई रोशनी नहीं थी। इतना ही प्रकाश रक्त शून्य विवर्ण शीतल चेहरे पर लेकर हारान का मृतप्राय शरीर पड़ा हुआ था। सूर्य की रोशनी आकाश की वायु से हमेशा के लिए विच्छिन्न होकर इस ग्रह की अस्थि मज्जा में जो जीर्णता और अंधकार लालित और पुष्ट हो रहा है, वह इस कड़ाके की सर्दी में अत्यंत क्षीण प्रकाश में कुष्ठ रोगी की तरह समस्त दीवालों पर प्रकट हो रहा है। दिन रात बंद रहने वाले घर की दूषित अवरुद्ध वायु आत्महत्याकारी के मुंह से निकलने वाले जहरीले फेन की तरह निकलकर मानो ग्रहवासी की कंठ नली प्रतिक्षण रुंधती चली आ रही थी। दरवाजे पर मृत्युदूत का पहरा पड़ रहा था। चारों तरफ देख देख कर सतीश बार बार सिहर उठा। उसे मालूम होने लगा कि यदि वह चिल्लाकर दौड़कर बिल्कुल रास्ते पर भाग न जाएगा तो जान न बचेगी। यहाँ किसी आदमी का जीवन बचेगा कैसे? निकट ही वह खड़ी थी। उसी तरफ एक बार देखते ही वह डर गया। कहाँ चला गया वो अतुलनीय रूप? कहाँ वह हंसी? उसकी दृष्टि के सामने मानो किसी एक प्रेत लोक की पिशाचनी उठ आई। वो सोचने लगा, जिसके पति की ऐसी दशा है वह हंसती है कैसे? हंसी मजाक में भाग कैसे लेती है? जूड़ा क्यों बांधती है? बाल क्यों संवारती है और बिंदी क्यों लगाती है? पल भर के लिए उसके सामने समस्त नारी जाति के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। ऐसे ही समय में हारान ने पुकारा, किरण, उपेन आया है। ये बात माँ जानती हैं? वधू निकट आकर झुक पड़ी और धीरे धीरे बोली, माँ सो रही हैं। डॉक्टर कह गए हैं सो जाने पर जगाया न जाए। हारान ने मुंह बनाकर कहा, चूल्हे में जाए वो डॉक्टर, तुम जाओ उनको बता दो। उपेंद्र पास ही बैठे सब कुछ सुन रहे थे। वह बोल उठे, आज रात को खबर देने की जरूरत नहीं हारान भैया, कल सवेरे खबर देने से ही काम चल जाएगा। उपेंद्र समझ गए कि रोग के कष्ट भोगते रहने से हारान बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, इसलिए इस निरपराधिनी सेवा परायण वधू का अकारण ही तिरस्कार होने से व्यथा अनुभव कर जरा सी सांत्वना इंगित करने के लिए एक बार उन्होंने मुंह की तरफ ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। किरणमयी के झुके हुए मुंह पर दीपक का प्रकाश नहीं पड़ रहा था। कुछ देर यूं ही रहकर दूसरे ही क्षण तेजी से वह बाहर चली गई। उपेंद्र उदास चित्त बैठे रहे और हारान पहले की तरह हाँफने लगे। निस्तब्ध कमरा सतीश के लिए और भी भीषण हो उठा। थोड़ी ही देर बाद हारान ने हाथ बढ़ाकर उपेंद्र को छूकर पास आने का इशारा करके अति क्षीण कंठ से पूछा,
7-8 वर्ष बाद मुलाकात हुई है। इस बीच क्या एक बार भी तुम्हारा यहाँ आना नहीं हुआ? इसी बीच उपेंद्र को अनेक बार इस तरफ आना पड़ा था, लेकिन उसको वह स्वीकार न कर सके। बोले, क्या बीमारी है हारान भैया? हारान ने कहा, ज्वर, खांसी आदि। इस समय उस प्रसंग को उठाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। उधर संदूक पर बैठा उपेंद्र मन ही मन सिर हिलाने लगा। हारान ने फिर कहा, मुझे भी तुम्हारी बात याद नहीं पड़ी। ठीक समय पर याद पड़ने से शायद काम बनता। पल भर चुप रहकर खुद ही बोले, काम और क्या बनता? खैर छोड़ो इन सब बातों को। एक काम करो भाई, मेरा 2000 का जीवन बीमा है और ये टूटा फूटा मकान। तुम ठहरे वकील, एक लिखा पढ़ी कर दो जिससे कि सभी चीजों पर तुम्हारा ही पूरा हाथ रहे। इसके बाद रह गए तुम और मेरी बुढ़िया माँ। उपेंद्र ने कहा, और तुम्हारी स्त्री? मेरी स्त्री किरण? हाँ, वो तो है ही। उसके माँ बाप कोई भी जीवित नहीं है, उसको भी तुम देखना। उपेंद्र निर्निमेष दृष्टि से इस मुमूर्षु की ओर देखते हुए कुछ सोचने लगे। सतीश जेब से घड़ी निकालकर उठ खड़ा हुआ और बोला, उपेंद्र भैया, रात के 10 बज गए। वहां वे लोग शायद घबरा रहे हैं। हारान ने ध्यान से देखते हुए कहा, ये कौन है उपेंद्र? मेरे मित्र हैं, मेरे साथ ही कलकत्ता आए हैं। अब मैं जा रहा हूँ हारान भैया, कल फिर आऊंगा। नहीं, कल नहीं, एकदम कागज तैयार करके परसों आना। जो कुछ मेरे पास है और जो कुछ मुझे कहना है उसी दिन कर दूंगा। यहाँ कहाँ ठहरे हो? शहर ही में एक जगह अपने मित्र के घर ठहरा हुआ हूँ। जाने को तैयार होने पर हारान ने पुकारा, किरण। उपेंद्र ने तुरंत रोककर कहा, हारान भैया, सतीश की जेब में दिया सलाई है, आराम से उतरकर जा सकूंगा। वह शायद काम में लगी हुई हैं। उसके जवाब में हारान ने क्या कहा समझ में नहीं आया। सतीश ने जो ही किवाड़ खोले त्यों ही मालूम हुआ मानो कोई तेज कदमों से हट गया। वह डरकर पीछे खड़ा हो गया। उपेंद्र ने पूछा, क्या हुआ सतीश? कुछ नहीं, तुम आओ, कहकर वो उपेंद्र का हाथ पकड़कर बाहर आ खड़ा हुआ। कैसा निविड़ अंधकार था। एक तो कृष्ण पक्ष की रात और दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे मकानों ने अंधेरे को ढकेल कर आंगन में ला खड़ा रखा था। इस टूटे मकान को अंधेरे ने घेर लिया है। दोनों ने टटोलते हुए सीढ़ियों के निकट आते ही देखा, नीचे चिराग लिए किरणमयी स्थिर होकर बैठी हुई है। इनके आने के साथ ही वह उठ खड़ी हुई, बोली, चिराग दिखा रही हूँ, सावधानी से उतर आइए। आप लोगों के लिए ही मैं बैठी हुई हूँ। इस अंधेरी ठंडी रात में, इस प्रचंड जाड़े में, सील से भरी भीगी धरती पर एकाकिनी वधू को अपनी प्रतीक्षा में बैठी देखकर और आसन्न वैधव्य की बात याद करके उपेंद्र के नेत्रों में जल भर आया। सदर दरवाजा तब भी बंद नहीं हुआ था। नीचे उतरते ही सतीश बिल्कुल ही गली में आकर खड़ा हुआ, लेकिन उपेंद्र पीछे से बाधा पाकर घूमकर खड़े हो गए। किरणमयी अपने सकरुण तीव्र दोनों नेत्र उनके मुंह पर रखकर एक विशेष रुख बनाए खड़ी है। पल भर के लिए उपेंद्र हतबुद्धि की भांति स्थिर हो रहे। किरण ने पूछा, उपेंद्र बाबू, आप हमारे कौन हैं? इस अद्भुत प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए उपेंद्र ना समझ सके। उसने फिर समझाकर कहा, आप मेरे पति के कोई आत्मीय हैं? इतने दिनों से मैं इस मकान में आई हूँ, लेकिन किसी दिन आपका नाम उनसे सुना नहीं, माँ से भी नहीं सुना। केवल जिस दिन आपको पत्र लिखा गया उस दिन सुना, इसलिए पूछ रही हूँ। बाहर से सतीश ने पुकारा, उपेंद्र भैया आओ ना। उपेंद्र ने कहा, नहीं, आत्मीय नहीं हूँ, लेकिन विशिष्ट मित्र हूँ। बाबूजी जब नो आखली में थे
तब हारान भैया के पिता भी सरकारी स्कूल में मास्टरी करते थे। मुझे भी घर पर पढ़ाते थे। हारान भैया और मैं दोनों साथ साथ बहुत दिन पढ़ते रहे। किरणमयी ने हंसकर कहा, ओह ये बात है, इसी के लिए लिखा पढ़ी करना। उपेन बाबू, आप सब कुछ अपने नाम लिख लेंगे ना? ये देखकर सतीश ने मुंह बढ़ा दिया था। उसने झट ही जवाब दे दिया, ऐसी ही बात तो पक्की हुई है। हारान के कमरे से बाहर निकलते समय कौन तेजी से बाहर चली गई थी, इस बात को वो पहले ही समझ गया था। वधू ने उसकी तरफ घूमकर कहा, अच्छा तो आप भी हैं? अच्छी बात है। इतने दिनों तक इतने कष्ट उठाकर जैसे भी हो 2 वक्त 2 मुट्ठी अन्न जुट जाता था। अब राह में खड़ी रहने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा ही हो, आप लोग ही सब बंटवारा कर लें। उपेंद्र आश्चर्यचकित हो गए। सतीश ने उत्तर दिया, जिसकी चीज है यदि वही दे जाए तो किसी को कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। किरणमयी के दोनों नेत्र आग की तरह जल उठे। बोली, मुझे है, मरने के समय मनुष्य की मति बिगड़ जाती है। मेरे पति को यही हुआ है, लेकिन आप लोग लिखकर लेने वाले होते कौन हैं? सतीश बोल उठा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हारान बाबू में आज भी बुद्धि है, इस बात की सम्मति मेरी आत्मा दे रही है। किरणमयी ने विद्रुप के स्वर में उत्तर दिया, बड़ा अच्छा सुझाव है। लोग बात बात में कहा करते हैं, जाने दीजिए लोगों की बात। उपेंद्र को लक्ष्य करके वो बोली, लेकिन ये बात मैं पूछती हूँ, मैं कैसे जानूंगी कि अंतिम समय में वह राह की भिखारिनी ना बना देंगे? कैसे विश्वास करूंगी वह धोखा नहीं देंगे? इतना बड़ा आघात उपेंद्र को मानो असह्य मालूम हुआ। कुछ कहने भी जा रहे थे, लेकिन ना कहकर अपने को संभाल लिया। सतीश ने कहा, भाभी, जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। किरणमयी भी उसी दम उत्तर ना दे सकी। इस व्यंग्यात्मक आत्मीय संबोधन स्पर्धा से वह अवाक हो गई थी। पल भर देखती रहने पर केवल बोली, भाभी, आवश्यकता नहीं है। सतीश ने कहा, नहीं, अगर आप अपना अधिकार आप ही नष्ट ना करती तो हारान बाबू को इस सतर्कता की आवश्यकता नहीं थी। इतनी रात को बेकार झगड़ा ना कीजिए, जरा समझकर विचार कीजिए तो। तेज कार्बोलिक की गंध से जैसे सांप अपने उठाए हुए फन को पल भर में संभालकर आघात के बदले में आत्मरक्षा का उपाय खोजने लगता है, ये निरुपमा, ये लीला कौशलमयी तेजस्विनी पल भर में उसी प्रकार से कुपित होकर बोली, मेरे विषय में कैसी बात उन्होंने कही है, सुनूं तो। उपेंद्र से अब चुप न रहा गया। इस गर्विता नारी का संदिग्ध तिरस्कार उनको उत्तप्त शूल की तरह बिंधते रहने पर भी उनका उच्च शिक्षित भद्र अंतःकरण सतीश की इस जासूसी के विरुद्ध विद्रोह कर उठा। वह अनुचित उत्तेजना से कुछ गुप्त रहस्य खींच निकालने की चेष्टा कर रहा था। इसको वह समझ गए थे। सतीश को बाधा देकर उन्होंने किरणमयी से कहा, क्यों आप सतीश के पागलपन पर ध्यान देकर अपने आप को उद्विग्न कर रही हैं? पति की संपत्ति से वंचित करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। मैं तो समझता हूँ आपको विशेष सुविधा होगी, ये समझकर ही हारान भैया ने लिखा पढ़ी की बात उठाई है, लेकिन आपकी राय के बिना तो वह किसी तरह भी ना हो सकेगी। रात बहुत हो गई है, किवाड़ बंद कर लीजिए। चल सतीश, अब देर मत कर। सतीश को ठेल कर गली में खड़े होकर मुस्कुराकर वे बोले, कल परसों फिर भेंट होगी। अच्छा, नमस्कार। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन, भाग 12। कथावाचक निधि सहगल।